नमस्ते। आज हम दो ऐसे धागों की कहानी में उतरेंगे जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ऊन और रेशम। हम ये पता लगाएंगे कि ये जानवरों से शुरू होकर हमारे पहने जाने वाले आरामदायक कपड़ों तक का सफर कैसे तय करते हैं। कभी सोचा है कि किसी जानवर की पीठ पर जो ऊन उगती है वो हमारे इतने आरामदायक स्वेटर में कैसे बदल जाती है? ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है और आज हम इसी बदलाव के हर एक कदम को करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊन की। ये कहानी उन जानवरों से शुरू होती है जो हमें ये कमाल का फाइबर देते हैं और फिर उस पूरी प्रक्रिया तक जाती है जिससे एक मुलायम, गर्म धागा तैयार होता है। अच्छा, जब भी हम ऊन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? भेड़, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ऊन सिर्फ भेड़ों से नहीं मिलता। तिब्बत और लद्दाख जैसे ऊंचे ठंडे इलाकों में याक से मिलने वाला ऊन बहुत मशहूर है और वहीं जम्मू कश्मीर की वादियों में अंगोरा बकरी से भी हमें बहुत बेहतरीन ऊन मिलता है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कश्मीरी बकरी के मुलायम बालों से तो दुनिया की सबसे मशहूर और कीमती पश्मीना शॉलें बनती हैं। यहाँ तक कि ऊंट के शरीर के बालों को भी ऊन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम भारत से दूर दक्षिण अमेरिका की तरफ देखें तो वहाँ लामा और अल्पाका नाम के जानवर भी ऊन का एक बड़ा सोर्स हैं। अब सवाल ये है कि सबसे अच्छी, सबसे मुलायम ऊन आखिर मिलती कैसे है? इसके लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग नाम की एक तकनीक अपनाई जाती है। ये एक बहुत सोचा समझा तरीका है। इसमें ऐसी भेड़ों को चुना जाता है जिनके बाल खास तौर पर बहुत सॉफ्ट होते हैं, ताकि उनके बच्चों में भी वही बेहतरीन गुण आएं और हमें हमेशा बेस्ट क्वालिटी की ऊन मिलती रहे। तो एक बार जब भेड़ के शरीर पर घने बाल उग आते हैं तो उन्हें धागे में बदलने का एक पूरा प्रोसेस शुरू होता है। मोटे तौर पर ये 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ऊन की कटाई, फिर उसकी धुलाई, उसके बाद छटाई, फिर सफाई, रंगाई और आखिर में उसे धागे में लपेटा जाता है। चलिए इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला कदम है ऊन की कटाई, जिसे अंग्रेजी में शेयरिंग कहते हैं। इसमें भेड़ के शरीर से बालों की पूरी परत को एक साथ उतार लिया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बाल कटवाते हैं और इससे भेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती। ये काम आमतौर पर गर्मियों में किया जाता है ताकि भेड़ों को भी अपने भारी भरकम बालों से राहत मिल सके। कटाई के बाद आता है दूसरा स्टेप, यानी स्काउरिंग या अभिमार्जन। अब जरा सोचिए, भेड़ के उन बालों में कितनी चिकनाई, धूल और गंदगी जमा होगी। इसीलिए काटे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर बहुत अच्छी तरह धोया जाता है ताकि वो एकदम साफ हो जाएं। आजकल तो ये सारा काम मशीनों से ही होता है। एक बार जब ऊन धुल जाती है तो उसे फैक्ट्री भेजा जाता है, जहां सबसे पहले होती है छंटाई, मतलब अलग अलग बनावट और क्वालिटी वाले बालों को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद उनमें से छोटे छोटे रोएंदार गोले, जिन्हें बर कहते हैं, उन्हें चुनकर निकाला जाता है। हाँ, ये वही बर हैं जो कभी कभी हमारे स्वेटर पर भी आ जाते हैं। तो अब हमारे पास एकदम साफ रेशे हैं। अगला कदम है उन्हें रंग देना, क्योंकि भेड़ या बकरियों के असली बाल तो बस काले, भूरे या सफ़ेद होते हैं। इसलिए इन रेशों को तरह तरह के खूबसूरत रंगों में रंगा जाता है और आखिर में इन रंगीन रेशों को सुखाकर सीधा किया जाता है। कंघी करके उन्हें लपेटकर ऊन का धागा बना लिया जाता है और बस हमारा ऊन स्वेटर बुनने के लिए तैयार है। भारत में भी भेड़ों की कई अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर लोही नस्ल की भेड़ जो राजस्थान और पंजाब में मिलती है, उसकी ऊन की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। वहीं जम्मू और कश्मीर में पाई जाने वाली बाखरवाल नस्ल की भेड़ों का ऊन खास तौर पर खूबसूरत ऊनी शॉल बनाने के काम आता है। तो ये तो थी ऊन की कहानी। चलिए अब चलते हैं एक और नाजुक, चमकदार और शानदार धागे की दुनिया में। पता लगाते हैं रेशम का राज। एक छोटे से कीड़े से लेकर एक हैरत अंगेज कपड़े तक का लाजवाब सफर। रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन। ये भारत में एक बहुत पुराना और बड़ा व्यवसाय है और आज हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े रेशम उत्पादकों में से एक है। तो रेशम की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी चीज से। एक फीमेल सिल्क मॉथ यानी मादा रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और बस यहीं से एक नए जीवन चक्र का आगाज होता है। कुछ ही समय में इन अंडों से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं जिन्हें हम कैटरपिलर या रेशम कीट कहते हैं। ये कीड़े दिन रात बस एक ही काम करते हैं,
शहतूत की पत्तियां खाना और खाते ही रहना। ये इतनी तेजी से खाते हैं कि कुछ ही हफ्तों में इनका आकार कई हजार गुना बढ़ जाता है। और फिर असली जादू शुरू होता है। जब कैटरपिलर अपने पूरे आकार में आ जाता है तो वो खाना बंद कर देता है और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बुनना शुरू करता है। इस कवच को कोकून कहते हैं और कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा कोकून असल में प्रोटीन से बने एक ही बेहद लंबे रेशमी धागे से बना होता है। इस कोकून के अंदर वो कीड़ा एक शांत अवस्था में चला जाता है जिसे प्यूपा कहते हैं, और अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे एक पूरे कीट में बदल जाता है। और यही वो कोकून है जिससे हमें वो कीमती रेशा मिलता है जिससे हम सब रेशम के नाम से जानते हैं। और अब रेशम के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात, ये जो रेशम का धागा है ना, जितना मुलायम और नाजुक दिखता है असल में ये उतना ही मजबूत होता है। कहा जाता है कि एक रेशम का धागा उतनी ही मोटाई के स्टील के धागे जितना मजबूत हो सकता है ना कमाल की बात। अच्छा, रेशम की खोज कैसे हुई, इसके पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। चीन की एक पुरानी कथा के अनुसार महारानी सी लोंगची अपनी चाय पी रही थीं जब गलती से एक रेशम का कोकून उनके कप में गिर गया। गरम चाय से कोकून में से एक नाजुक सा धागा अलग हो गया और बस कहते हैं कि वहीं से रेशम उद्योग की शुरुआत हुई। तो कोकून से कपड़ा बनता कैसे? चलिए फटाफट समझते हैं। सबसे पहले ढेर सारे कोकून को उबाला जाता है ताकि रेशे अलग हो जाएं। फिर कोकून से धागे निकालने का काम होता है जिसे रीलिंग कहते हैं। इन धागों को काट कर रेशमी धागे बनाए जाते हैं और आखिर में बुनकर इन धागों से वो खूबसूरत रेशमी कपड़ा तैयार करते हैं जो हम देखते हैं। तो हमने ऊन और रेशम दोनों की अलग अलग दुनिया देखी, पर आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक ही जगह ले आती हैं, प्रकृति के करीब। तो अगर हम देखें ऊन और रेशम में मुख्य अंतर क्या है, बहुत सिंपल है। ऊन हमें भेड़, बकरी जैसे स्तनधारी जानवरों से मिलता है, जबकि रेशम एक छोटे से कीड़े की देन है। ऊन के लिए जानवरों के बाल काटे जाते हैं तो रेशम के लिए एक कीड़े के बनाए कोकून को खोला जाता है। एक तरफ जानवर के बाल हैं तो दूसरी तरफ एक कीड़े का बनाया हुआ प्रोटीन। तो अगली बार जब भी कोई ऊनी स्वेटर पहने या किसी रेशमी कपड़े को छुएं तो बस एक पल के लिए याद कीजिएगा कि ये सिर्फ धागे नहीं हैं, ये हमें प्रकृति की कुछ सबसे कमाल की प्रक्रियाओं और जानवरों की दुनिया से सीधे तौर पर जोड़ते हैं। भेड़ की ऊन से लेकर रेशम के कीड़े के कोकून तक हमारे कपड़े हमें सीधी तरह से जानवरों की दुनिया से जोड़ते हैं। पर जरा सोचिए, आज के इस दौर में इस कनेक्शन का, इस जुड़ाव का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।